होती तो मैं तुम्हें वहीं से लौटा देता। खामख्वाह मेरा और अपना समय बर्बाद किया तुमने। राजा की कठोर बात सुनकर राजकुमारी तारा की आंखें नम हो गईं। वह कुछ पल खामोश रही, फिर धीमी आवाज में बोली, महाराज, कृपया मुझे कोई भी काम दे दीजिए, बस मेरी दो छोटी सी शर्तें हैं। तभी दरबार में ठहाकों की गूंज उठी। कैसी अजीब लड़की है, राजा इसे नौकरी तक नहीं देना चाहता और ये है कि शर्तें रख रही हैं। राजा धर्मपाल भी कुछ चौंके, मगर तारा की गंभीरता देखकर वह बोले, ठीक है, सुनाते जाओ अपनी ये दो शर्तें। तारा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे काम के बदले सिर्फ 2 वक्त की रूखी सूखी रोटियां चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए महाराज। राजा ने मन ही मन सोचा, बड़ी मूर्ख लड़की है, रोटियों को भी शर्त बना रही है। वह बोले, ठीक है, अब दूसरी शर्त बताओ। राजकुमारी तारा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, यदि मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो आप मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। मेरी सजा चाहे जितनी कठोर हो, कोड़े मारने की ही क्यों ना हो, मैं सह लूंगी, लेकिन बस एक बार मुझे इस महल में रहने का अवसर दीजिए। इतना कहकर वह घुटनों के बल राजा के सामने गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं एक अनाथ हूं, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं, मुझ पर दया कीजिए। राजा धर्मपाल का कठोर हृदय थोड़ी देर को पिघल गया। उन्होंने तारा को महल में नौकरी दे दी, लेकिन सबसे कठिन काम के लिए उसे जानवरों के बाड़े का सारा काम सौंपा गया। गायों को चारा देना, उन्हें चराने ले जाना, सफाई करना, रहने की जगह भी पशुओं के बगल में ही तय की गई। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राजकुमारी तारा बेहद प्रसन्न थी। जब एक नौकरानी चंदा उसे बाड़े की ओर ले जा रही थी, तभी तारा की निगाह कुछ दूर खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। वह कोई और नहीं, राजकुमार अभिमन्यु थे, तारा के पति। उन्हें देखकर तारा का हृदय भीतर से भर आया। उसकी आंखों में खुशी और वेदना के आंसू एक साथ उमड़ पड़े। बस कुछ ही कदम दूर खड़ा उसका प्रिय, जिसे वह मरा हुआ मानता था। तारा का मन कर रहा था कि वह दौड़कर जाए, उसके पैरों में गिरकर सब सच बता दे, कह दे कि वह मरी नहीं है, जीवित है। लेकिन वह जानती थी कि समय और हालात अभी उसकी इजाजत नहीं देते। वह चुपचाप अपने आंसुओं को निगलती हुई चंदा के साथ बाड़े की ओर बढ़ चली। तभी राजकुमार के पास खड़े एक व्यक्ति ने इशारे से उसे पास बुलाया। तारा का दिल जोर से धड़कने लगा। वह कदम कदम चलते हुए धड़कते दिल के साथ तारा राजकुमार के पास पहुंचती है। आज पहली बार वह अपने उस जीवन साथी को इतने पास से देखने जा रही थी, जिसकी याद में उसने न जाने कितनी रातें जाग कर काटी थीं। जब वह राजकुमार अभिमन्यु के समीप पहुंची, तो उनके पास खड़े सेवक ने उसे रोका और पूछा, तेरा नाम क्या है? राजकुमार जानना चाहते हैं। सेवक की बात सुनते ही तारा की नजरें खुद ब खुद राजकुमार पर टिक गईं। उसने अपने पति को इतने करीब से पहली बार देखा था। राजकुमार का तेजस्वी चेहरा, ऊंचा कद, सौम्य व्यक्तित्व, यह वही चेहरा था जिसे वह वर्षों से अपनी स्मृति में संजोए बैठी थी। वह बस उन्हें निहारती रही, जैसे उनकी छवि को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती हो। तभी पास खड़े सेवक ने चिढ़ते हुए कहा, ऐसे क्या घूर रही है? क्या कभी किसी राजकुमार को नहीं देखा? अपनी निगाहें नीची रख। आईने में खुद को देखा है कभी? इतनी बदसूरत, ऐसी शक्ल देखकर तो शीशा भी चटक जाए। उसकी जुबान से निकले ये तीखे शब्द तारा के आत्मसम्मान पर जैसे हथौड़ा बनकर गिरे। वह शर्म और अपमान से झुक गई। लेकिन तभी राजकुमार अभिमन्यु गुस्से से सेवक की तरफ देखते हुए बोले, यदि वह सांवली है या रूप में साधारण है, तो इसमें उसका क्या दोष? ईश्वर ने हर इंसान को अपने ढंग से गढ़ा है। किसी की शारीरिक बनावट या रंग रूप का मजाक उड़ाना उस सृजनहार का अपमान है। तुम्हारी सोच ही बदसूरत है। राजकुमार की बात सुनते ही सेवक झेंप गया और चुपचाप पीछे हट गया। वहीं तारा, जो अब तक सिर्फ शर्म से गड़ी जा रही थी, उसकी आंखें नम हो गईं। आज उसे अपने जीवन साथी की सोच पर गर्व महसूस हो रहा था। वह मन ही मन सोचने लगी, मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसा संवेदनशील और न्यायप्रिय पुरुष जीवन साथी मिला। शर्माते हुए तारा बोली, मेरा नाम चंदा है। राजकुमार ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है चंदा, अब तुम जा सकती हो। बाड़े में लौटकर तारा अपने काम में लग गई। हर दिन वह पूरे मन और मेहनत से अपने काम को करती।
उसकी देखभाल से बाड़े की गायें तंदुरुस्त और साफ सुथरी हो गईं। दूध का उत्पादन भी बढ़ गया। धीरे धीरे वही लोग जो पहले उसे नीचा दिखाते थे अब उसकी मेहनत और ईमानदारी का सम्मान करने लगे। राजा धर्मपाल ने उसकी लगन देख उसे बाड़े के अलावा अन्य काम भी सौंपने शुरू कर दिए। वहीं तारा का मन हर समय राजकुमार अभिमन्यु के एक झलक पाने को बेचैन रहता। जिस दिन उसे राजकुमार के दर्शन हो जाते उस दिन की थकावट जैसे उड़नछू हो जाती। समय के साथ उसकी जिंदगी फिर से एक स्थिरता की ओर लौटने लगी। जिस पिता ने अपनी ही बेटी की अस्मिता को रौंदने की कोशिश की थी अब वही आदमी पश्चाताप की आग में तिल तिल कर जल रहा था। राजा मदन पाल को अब इस संसार में खुद से अधिक घिनौना और उसे लगता जैसे पूरे ब्रह्मांड का सबसे पापी और निर्दयी व्यक्ति वही है। और सच में वह था भी। रातों को वह जागता, खुद को कोड़ों से मारता, मानो वह अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हो। अब उसकी जीवन यात्रा का एकमात्र उद्देश्य बचा था राजकुमारी तारा को ढूंढना और उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगना। वह सोचता, यदि इस जन्म में मैं उसके सामने सिर झुका पाया तो शायद मेरी आत्मा को थोड़ी शांति मिले, नहीं तो मरने के बाद भी मैं अपने अपराध की ज्वाला में सदा जलता रहूंगा। ऐसे ही बेचैन विचारों में दिन काट रहा था राजा मदन पाल। उधर राजा धर्मपाल ने निर्णय लिया कि राजकुमार अभिमन्यु का विवाह फिर से तय किया जाए, क्योंकि अब तारा को मृत समझे 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था। राजा को यह उचित लगा कि अभिमन्यु के जीवन में एक नई शुरुआत की जाए। जब यह बात राजकुमार अभिमन्यु तक पहुंची तो उसने बिना समय गंवाए अपने पिता से कहा, क्षमा करें पिताश्री, पर जीवन में सच्चा प्रेम केवल एक बार होता है और मेरे लिए वह प्रेम राजकुमारी तारा है। चाहे हमने एक साथ समय न बिताया हो, पर मेरा मन, मेरा हृदय तो उसी के नाम है। शायद मुझ में ही कोई कमी थी जो वह मुझे छोड़ गई, पर अब मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। और यदि मैंने फिर विवाह किया तो क्या यह सुनिश्चित है कि मेरी दूसरी पत्नी जीवित रहेगी? क्या वह प्रेम पा सकेगी? मैं अब किसी और स्त्री को इस अधूरे प्रेम का भार नहीं देना चाहता। परंतु राजा धर्मपाल पर उसके शब्दों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अपनी खोज जारी रखी। यह बात जब तारा के कानों तक पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि अभिमन्यु अब भी उससे इतना प्रेम करता है कि वह किसी और से विवाह नहीं करना चाहता। उसका हृदय भावनाओं से भर उठा। उसका मन कर रहा था कि अभी दौड़ती हुई जाए और अभिमन्यु को सब कुछ बता दे कि वह अब भी जीवित है और उससे कितना प्रेम करती है। पर फिर उसके कदम रुक गए। वह सोचने लगी, मैं कैसे बताऊं? किस मुंह से कहूं कि मेरे पिता ही वो राक्षस थे जिन्होंने मेरी दुनिया उजाड़ दी? क्या मैं अभिमन्यु के सामने खड़ी भी हो सकती हूं? इन विचारों ने उसे जैसे जड़ कर दिया और वह एक कोने में बैठकर अपने आंसुओं से खुद की चुप्पी को भिगोने लगी। समय बीतता रहा। अंततः राजा धर्मपाल को एक योग्य कन्या मिल ही गई जिसे वह अपने पुत्र की दुल्हन बनाना चाहता था। राजकुमार ने बहुत विरोध किया, पर राजा ने उसकी एक न सुनी और विवाह तय कर दिया। यह समाचार जब तारा तक पहुंच गई और अब उसके सारे अरमान मर चुके थे, उसके चेहरे पर लाचारी और गुस्से की लहरें एक साथ दौड़ गईं और वहीं उसने संकल्प लिया, चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे अपने जीवन को दांव पर लगाना पड़े, मैं यह विवाह नहीं होने दूंगी। राजकुमार अभिमन्यु केवल मेरा है और मैं अपने प्रेम को चुपचाप किसी और के साथ बंधने नहीं दूंगी। दूसरी ओर उसका पिता राजा मदन पाल अपने अपराध बोध में डूबा था। तारा की गुमशुदगी ने उसके मन में छटपटाहट भर दी थी। उसे अपनी करनी का पछतावा होने लगा था, लेकिन वह किसी को बता भी नहीं सकता था क्योंकि उसने पहले ही तारा को मृत घोषित कर दिया था। हर दिन अब उसके लिए एक बोझ बन गया था, ऐसा बोझ जिसे वह न किसी से कह सकता था, न खुद से छिपा सकता था। उसे अपने भीतर की सच्चाई चुभने लगी थी और अब वह खुद से ही घृणा करने लगा था। एक स्त्री बहुत कुछ सह सकती है, अपमान, कष्ट, तिरस्कार, मगर अपने जिंदा रहते अपने पति का विवाह किसी और से होते हुए देखना उसके लिए ऐसा होता है जैसे धधकते अंगारों पर नंगे पांव चलना। राजकुमार अभिमन्यु के विवाह की खबर जब चंदा, राजकुमारी तारा के कानों तक पहुंची तो उसका दिल टूट गया। वह अंदर ही अंदर तड़प उठी, मानो कोई उसके जीवित शरीर पर नमक छिड़क रहा हो। उसने ठान लिया, मैं कुछ भी कर लूं,
मगर अपने सुहाग को किसी और के साथ बंधते नहीं देख सकती। यह विवाह हर हाल में रोकना होगा। अगले ही दिन राजा ने चंदा को दरबार में बुलवाया। वह बोला, चंदा, तुम्हारी देखरेख में जो भी कार्य होता है वह बखूबी पूरा होता है, इसलिए राजकुमार अभिमन्यु के विवाह की सारी तैयारियों का जिम्मा तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं। खान पान, साज सज्जा, वस्त्र विन्यास, इन सब का संचालन अब तुम देखोगी। राजा की बात सुनते ही चंदा के दिल में मानो लावा फूट पड़ा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे खुद की चिता सजाने की जिम्मेदारी उसी के सिर रख दी गई हो, पर वह कुछ कह न सकी। सिर्फ हल्का सा सिर हिलाकर वह वहां से चुपचाप चली गई। विवाह का मुहूर्त कुछ ही दिनों बाद का था। राजा धर्मपाल ने सब कुछ जल्दी जल्दी निपटाने की ठानी थी। उसे डर था कि कहीं राजकुमार मन बदलकर विवाह से इनकार न कर दे, इसीलिए समस्त तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही थीं। राजमहल के हर कोने में हलचल थी, पर तारा का हृदय हर पल जैसे किसी गहरे दुहक की घाटी में डूबा जा रहा था। वह रातों को रोती और दिन में खुद को रोकती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे यह शादी रुक जाए। विवाह से ठीक 2 दिन पहले महल में बड़ा भोज आयोजित किया गया था। आसपास के सभी गांवों और पड़ोसी राज्यों को आमंत्रण भेजा गया था। तभी कुम्हार मिट्टी के बर्तन लेकर दरबार पहुंचा। उसने चंदा से पूछा, माता, ये बर्तन कहाँ रखने हैं? क्रोध में तपती चंदा बोली, इन बर्तनों को बाहर ले जाकर पटक दो, जहां जगह मिले। कुम्हार चकित रह गया, पर चूंकि चंदा ही आयोजन की मुख्य अधिकारी थी, उसने आदेश मान लिया और बर्तन नीचे पटक दिए। बर्तन जमीन पर गिरते ही चकनाचूर हो गए। इसके बाद तेली आया, तेल के मटके लेकर। चंदा ने उसका सारा तेल मिट्टी में गिरवा दिया। फिर ग्वाला दूध लेकर पहुंचा, उसका भी सारा दूध जमीन पर बहा दिया गया। अंततः उसने जहां विवाह भोज की सामग्री जमा की गई थी, वहां कीड़ों का ढेर छुड़वा दिया, जिससे पूरा खाद्य भंडार नष्ट हो गया। राजा को पता चला कि चंदा ने कुम्हार से मिट्टी के बर्तन तुड़वा दिए, तेली से सारा तेल जमीन में उड़वा दिया, ग्वाले से दूध बहा दिया और विवाह भोज की सामग्री में कीड़े डलवाए, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। यह सब सुनते ही वह बिफर पड़ा। इस अभिमानिनी को सबक सिखाना होगा। राजा गरजा, लेकिन वह चंदा को नौकरी से निकाल नहीं सकता था, क्योंकि उसने वचन दिया था। उसी वचन में बंधा उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे 100 कोड़े मारे जाएं, और ऐसे कि हर कोड़े के साथ इसकी चमड़ी छिल जाए, ताकि जान जाए इसने क्या दुस्साहस किया है। राजा के आदेश पर चंदा को सरेआम 100 कोड़े मारे गए। राजकुमारी तारा, जो अब चंदा बन चुकी थी, खून के आंसू रो रही थी। दर्द की हर चीख जैसे उसके आत्मसम्मान से निकली हो। जब वह बेहोश होने लगी तो सिपाही उसे उसकी झोपड़ी में फेंक आए। एक पूरा दिन यूं ही बीत गया। कोई उसे देखने तक नहीं आया। उस पर चोटों का दर्द तो था ही, पर सबसे गहरा घाव था राजकुमार की शादी का, जो कल ही होनी थी। उसकी सारी कोशिशें असफल हो चुकी थीं, लेकिन तभी उसकी बुझी आंखों में एक नई चमक लौटी, एक और आखिरी योजना। वह हिम्मत करके उठी, लड़खड़ाते कदमों से महल की घुड़साल पहुंची और राजा के सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर हवा से बातें करती हुई निकल पड़ी, उस नगर की ओर जहां अभिमन्यु की शादी हो रही थी, रोजीवास। घोड़े की गति और तारा की बेचैनी दोनों एक जैसे तेज थे। कुछ ही घंटों में वह वहां पहुंच गई। महल के बाहर घोड़ा रोका, गहरी सांस ली और फिर राजकुमारी तारा सीधे रोजीवास के राजमहल में प्रवेश कर गई, अपनी अंतिम योजना को अंजाम देने। राजकुमारी तारा अपने घोड़े को बाहर रोकती है और धीरे धीरे राजमहल के भीतर प्रवेश करती है। अंदर राजकुमारी विलासिनी अपने कक्ष में अकेली बैठी होती है। कल उसके विवाह की तैयारियां जोरों पर हैं, पर उसका मन किसी अनकहे भय से व्याकुल है। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। वह चौंक कर पूछती है, कौन है बाहर? बाहर से आवाज आती है, राजकुमारी जी, मैं आपकी सेविका हूं। मेरा नाम तारावती है। आपसे एक अत्यंत आवश्यक बात करनी है। कृपया मुझे अंदर आने दें। थोड़ा संकोच करते हुए राजकुमारी विलासिनी कहती है, ठीक है, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुलता है। एक झुकी हुई, सादे वस्त्रों में लिपटी स्त्री कमरे में प्रवेश करती है। राजकुमारी विलासिनी प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखती है। बोलो, क्या बात है? तारावती धीमे स्वर में कहती है, मुझे क्षमा करें राजकुमारी जी, पर मैं जानती हूं
कि कल आपका विवाह राजकुमार अभिमन्यु से होने वाला है, पर आपको यह विवाह नहीं करना चाहिए। राजकुमारी विलासिनी चौंक जाती है। तुम क्या कह रही हो? और तुम हो कौन? मैंने तो तुम्हें पहले कभी महल में नहीं देखा। तारावती थोड़ा पास आकर धीरे से बोली, कृपया आप मेरी पूरी बात सुनिए। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं सिर्फ चाहती थी कि इस विवाह से पहले आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई पता होनी चाहिए। विलासिनी की आंखों में संदेह और क्रोध दोनों झलकते हैं। वह कड़ाई से कहती है, ये पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो। अब तारावती ने एक गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, राजकुमारी जी। राजकुमारी विलासिनी सन्न रह जाती है। क्या ये तुम क्या कह रही हो? सबको तो यही बताया गया कि वह मर चुकी हैं। नहीं राजकुमारी जी, तारावती बोली, वह अब भी जीवित है, पर कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं कि उसे अपनी पहचान छुपानी पड़ी, और आज भी वह राजकुमार से उतना ही प्रेम करती है जितना पहले करती थी। राजकुमारी विलासिनी की आंखें अब प्रश्नों से भर गई थीं। लेकिन वह है कौन, और तुम ये सब कैसे जानती हो? तारावती ने धीरे से अपनी ओढ़नी का पल्लू हटाया और बोली, मैं ही हूं, राजकुमार अभिमन्यु की पहली पत्नी तारा। विलासिनी स्तब्ध रह गई। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर तारा ने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। कैसे उसके स्वार्थी पिता ने उसे महल छोड़ने को मजबूर किया, कैसे उसने अपना रूप बिगाड़ लिया, और कैसे वह राजकुमार अभिमन्यु के ही महल में वर्षों से एक सामान्य दासी बनकर रह रही है। इतना कहकर तारा ने अपने चेहरे से काजल की परत हटाई और सच को पूरी तरह उजागर कर दिया। राजकुमारी विलासिनी अब अवाक खड़ी थी। उसकी आंखों में हैरानी और दर्द दोनों थे। तारा आगे बोली, मुझे क्षमा करना बहन, पर आज भी अभिमन्यु मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं। वे जानते हैं कि मैं शायद इस दुनिया में नहीं हूं, फिर भी उन्होंने किसी और के बारे में कभी नहीं सोचा। ये विवाह भी वे सिर्फ अपने पिता के दबाव में आकर कर रहे हैं। राजकुमारी विलासिनी अब बेहद भावुक हो चुकी थी। पूरी सच्चाई जानने के बाद राजकुमारी विलासिनी ने तारावती की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं यह सब राजकुमार अभिमन्यु को बता देती? आखिर कब तक खुद को झूठ के आवरण में छिपाकर दूसरों की नजरों में गलत बनती रहोगी? थोड़ा रुककर उसने आगे कहा, मैं तो यह सब जानने के बाद साफ कह देती हूं कि मैं अभिमन्यु से विवाह नहीं करूंगी। मगर सोचो, अगर उनके पिता कहीं और उनका रिश्ता तय कर दें, तो क्या तब भी तुम यूं ही जाकर उसकी भांवी पत्नी को अपनी दास्तान सुनाती फिरोगी? और ऐसा कब तक चलेगा? विलासिनी की तीखी बातों को सुनकर तारावती की आंखें भर आईं। उसने संयमित स्वर में उत्तर दिया, नहीं राजकुमारी जी, ऐसा नहीं है। मैं उचित समय पर खुद ही अपनी सच्चाई अभिमन्यु को बता दूंगी। बस आपसे मेरी एक विनती है, कृपया आप इस राज को किसी से साझा न करें। मैं नहीं चाहती कि मेरी सच्चाई उसे किसी और के माध्यम से पता चले। राजकुमारी विलासिनी ने गहरी सांस ली, फिर कोमलता से बोली, चिंता मत करो तारावती, मैं एक स्त्री होकर तुम्हारी पीड़ा को समझती हूं। यह राज मेरे दिल में ही दफन रहेगा। मैं किसी और वजह का हवाला देकर विवाह से इनकार कर दूंगी। विलासिनी की बात सुनकर तारावती को बहुत सुकून मिला। वह हाथ जोड़कर धन्यवाद देती है और खुशी खुशी विदा लेकर प्रतापगढ़ की ओर रवाना हो जाती है। उसे जल्दी से जल्दी लौटना था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके बाहर होने की खबर किसी को भी लगे। तारावती के जाने के बाद राजकुमारी विलासिनी अपने माता पिता के पास पहुंचती है। वे दोनों बहुत प्रसन्न थे और अगले दिन के विवाह की तैयारियों में मग्न थे। उन्होंने कहा, इतना योग्य वर किस्मत से ही मिलता है। उनकी बातें सुनकर विलासिनी के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई, लेकिन उसने साहस जुटाया और बोली, पिताजी, माताजी, मुझे क्षमा करें, मैं यह विवाह नहीं करना चाहती। मेरा मन इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहा। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि इस विवाह से किसी को भी सुख नहीं मिलेगा, न मुझे, न राजकुमार को और न आप सबको। उसके माता पिता चकित रह गए और कारण जानना चाहा, लेकिन राजकुमारी ने सिर झुकाकर कहा, मैंने बहुत सोच समझकर निर्णय लिया है। कृपया मुझ पर भरोसा रखिए और मुझसे कोई और प्रश्न न करें। विलासिनी की बात सुनकर उसके माता पिता भारी मन से
सहमति दे देते हैं। अगले दिन उसके पिता अपने विश्वस्त सेवक के हाथ एक शाही पत्र राजा धर्मपाल के पास भिजवाते हैं। जब वह सेवक पत्र लेकर राजा धर्मपाल के दरबार में पहुंचता है तो राजा की आंखों में आशंका की झलक उभर आती है। पिछले बार उन्हें ऐसा पत्र तब मिला था जब उनकी बहू की मृत्यु का संदेश आया था। कड़वे अनुभवों के कारण चिंतित होकर राजा सेवक से कहते हैं, जो भी लिखा है पढ़ो। सेवक हाथ जोड़कर पत्र पढ़ना शुरू करता है। मान्यवर महाराज धर्मपाल जी को सादर नमन। आपके द्वारा राजकुमारी विलासिनी और राजकुमार अभिमन्यु के विवाह प्रस्ताव को लेकर जो स्नेह और सौजन्य दिखाया गया है उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, किंतु बड़े दुख के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी पुत्री राजकुमारी विलासिनी इस संबंध को आगे न बढ़ाने का विनम्र निर्णय ले चुकी हैं। राजकुमारी का मत है कि यदि यह विवाह न हो तो वह दोनों राज्यों की प्रतिष्ठा और भावी शांति के लिए अधिक श्रेयस्कर रहेगा। उनके हृदय में इस रिश्ते को लेकर एक गहन उलझन उत्पन्न हुई है, जिसे उन्होंने पूरे सम्मान और आत्मबल के साथ हमारे समक्ष व्यक्त किया। यह निर्णय किसी प्रकार के अपमान, दबाव या बहिर्जनित कारणों से प्रेरित नहीं है। यह उनकी अंतरात्मा की पुकार है, जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे इस विचार का सम्मान करेंगे और दोनों राजघरानों के बीच पहले जैसा सौहार्द बना रहेगा। आपका सदा शुभेच्छु महाराज रत्नवर्धन सिंह। पत्र समाप्त होते ही राजा धर्मपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। यह समाचार उनके लिए किसी वज्रपात से कम न था। विवाह की समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी। ये दूसरी बार था जब उनके पुत्र के विवाह में विघ्न पड़ा था। राजा ने अपना माथा थाम लिया और मौन होकर गहरे विचारों में डूब गए। मन ही मन वे सोचते जा रहे थे, आखिर मेरे बेटे के साथ ही क्यों बार बार ऐसा हो रहा है। तभी दरबार में बैठे राजकुमार अभिमन्यु उठकर तेजी से उनके पास आए और आक्रोश में बोले, देख लिया ना पिताजी, मैं पहले ही कह रहा था, अगर हमारी किस्मत में वैवाहिक सुख होता तो मेरी पहली पत्नी इस दुनिया से क्यों जाती। आपने तब मेरी एक न सुनी और अब फिर वही पीड़ा। अब बहुत हो चुका। अगर अब आपने फिर से विवाह की बात छेड़ी तो मेरी लाश देखेंगे। इतना कहकर अभिमन्यु ने क्रोध और पीड़ा से भरे हुए पैर पटके और दरबार छोड़कर निकल गए। उधर राजकुमारी तारा, जो अब चंदा के नाम से जानी जाती थी, प्रतापगढ़ लौट आई। वह महल के पिछवाड़े वाले गुप्त मार्ग से आई और किसी को कानों कान खबर दिए बिना अपने घोड़े को चुपचाप अस्तबल में बांधकर अपने कमरे में लौट गई। जब उसे यह झांत हुआ कि रोजीवास से आए शाही पत्र के बाद अभिमन्यु का विवाह रद्द हो गया है, तो उसके हृदय में एक मधुर लहर दौड़ गई। वह भीतर से प्रसन्न हो उठी। अब उसके दिन पुनः मुस्कान के साथ बीतने लगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। चंदा का यह नियम था कि वह रोज दोपहर के समय जंगल की ओर गायों को चराने ले जाती थी। वहीं एक एकांत तालाब था जहां वह स्नान करती और फिर संपूर्ण शरीर पर कालिख पोतकर अपने रूप को साधारण बनाए रखती। परंतु एक दिन संयोगवश उसी वनमार्ग से राजकुमार अभिमन्यु भी निकल पड़े। राजकुमारी तारा तालाब में स्नान कर रही थी। शांत वातावरण, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और हल्की हवा में तैरती जल की गंध, सब कुछ उसे एक अद्भुत सुकून दे रहा था। वह पूरी तरह निश्चिंत होकर अपने ही ख्यालों में डूबी थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, मानो जीवन के सारे दुहक उस पानी में बह गए हों। बड़े ही आनंद से वह तालाब के शीतल जल में डूबी हुई थी। इधर राजकुमार अभिमन्यु अनायास ही जंगल की ओर बढ़ रहे थे। एक ऐसा समय जब वे सामान्यतः उस दिशा में कभी नहीं जाते थे। उनकी चाल धीमी थी, मन उलझा हुआ, पर पांव उन्हें अनजाने ही तालाब की ओर ले जा रहे थे। उधर तारा, जो स्नान पूर्ण कर चुकी थी, वस्त्र पहन चुकी थी और अब अपने हाथों पर बची हुई कालिख लगाने में तल्लीन थी। वह बिल्कुल निश्चिंत थी कि कोई आसपास नहीं है। उसका मुख दूसरी दिशा में था और वह ध्यान मग्न थी। तभी झाड़ियों की ओट से राजकुमार की नजर उस पर पड़ी। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाए, पर जब उनकी दृष्टि उसके गोरे हाथों पर पड़ी तो वे अचंभित रह गए। यह कैसे संभव है? इसके हाथ इतने गोरे? यह तो काली थी। क्षण भर में ही कई सवाल उसके मन में तूफान की तरह उठने लगे। क्या यह कुछ छिपा रही है?
क्या यह वही है जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी? राजकुमार एक कदम आगे बढ़ने को हुआ, पर फिर रुक गया। नहीं, अभी नहीं। उसने मन में ठान लिया, कल इसी समय फिर आऊंगा और सच्चाई का सामना करूंगा। वह चुपचाप वहां से लौट गया, बिना किसी आहट के। पर उस रात उसकी नींद खो चुकी थी। बार बार उसके मन में वही गोरे हाथ, वही चेहरा, वही सवाल कौंधते रहे। अगले दिन वह समय से बहुत पहले जंगल पहुंच गया और तालाब के पास झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। सूरज सिर पर था जब उसे दूर से गायों के रंभाने की आवाज सुनाई दी। वह और सतर्क हो गया। कुछ देर में चंदा यानी तारा गायों को लेकर तालाब के पास पहुंची। रोज की तरह उसने गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं स्नान के लिए तालाब की ओर बढ़ गई। राजकुमार की नजर उस पर थी, लेकिन जैसे ही उसने वस्त्र उतारने शुरू किए, वह तुरंत आंखें बंद कर दूसरी दिशा में देखने लगा। एक राजकुमार होकर वह पराई स्त्री को इस अवस्था में देखना पाप समझता था। कुछ क्षणों बाद जब पानी में उतरने की आवाज उसके कानों में पड़ी, तब उसने धीरे से आंखें खोली। वह जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी आत्मा तक झकझोर दी। जैसे ही चंदा का शरीर पानी में गया, उसकी त्वचा की कालिख धुल गई थी और सामने एक चमकता चेहरा था। वही नयन, वही मासूम मुस्कान, वही दमकता रूप, वही तारा। तारावती एक फुसफुसाहट उसके होंठों से निकली। वह स्तब्ध रह गया। वह चेहरा जिसे उसने वर्षों तक अपने दिल में संजो कर रखा, जिसे वह भूलना भी चाहता था पर भूल ना पाया, आज उसकी आंखों के सामने जीवंत था। उसे याद आया कैसे हर रात उस चेहरे की कल्पना करता था, कैसे हर दिन उसकी एक एक बात को याद करता रहा था। और आज वह वही थी, चंदा नहीं, तारा, उसकी पत्नी। राजकुमारी तारा आनंदित हो तालाब में स्नान कर रही थी, मानो प्रकृति से एकाकार हो गई हो। उसकी आंखों में एक अलौकिक शांति थी और चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा था। दूसरी ओर झाड़ियों के पीछे खड़ा राजकुमार अभिमन्यु स्तब्ध था। उसकी दृष्टि जैसे उस दृश्य पर जमकर रह गई थी। उसकी सोचने समझने की शक्ति जैसे क्षण भर के लिए शून्य हो गई थी। क्या ये वही है, मेरी तारा? उसके भीतर उठते भावों का ज्वार उसे बहा ले गया। यह दृश्य कोई स्वप्न था या सच्चाई, वह तय नहीं कर पा रहा था। आखिरकार यह तीव्र भावनात्मक आघात सहन न कर पाने के कारण वह वहीं गश खाकर गिर पड़ा। जब होश आया तो चारों ओर सन्नाटा था। सूर्यास्त हो चुका था, चंदा जा चुकी थी। बस झील के किनारे पड़े पत्तों की सरसराहट और तालाब के जल की मंद गति शेष रह गई थी। राजकुमार जैसे तैसे उठकर महल लौट आया। ना कुछ खाया, ना किसी से कुछ कहा, सीधे अपने कक्ष में चला गया। बिस्तर पर लेटे लेटे बार बार वही प्रश्न मन में गूंजने लगे। क्या सच में आज मैंने उसे देखा? क्या वो मेरी तारा हो सकती है? पर कैसे? तारा तो वर्षों पहले। उलझनों में घिरा मन उसे एक ही निष्कर्ष की ओर ले जा रहा था। इस रहस्य का पर्दाफाश करना ही होगा। अगले दिन पहले से भी अधिक सतर्क होकर राजकुमार जंगल पहुंच गया। वहीं कल वाली झाड़ी की ओट में छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद रोज की तरह चंदा वहां आई। गायों को छोड़ वह फिर से तालाब की ओर बढ़ी और जल में उतर गई। राजकुमार की आंखों ने अब कोई भ्रम नहीं देखा। पानी में उतरते ही जैसे ही कालिख धुली, वही रूप, वही मुख, वही तारा पुनः प्रकट हो गई। आज उसे कोई संदेह नहीं रहा, यही मेरी पत्नी है, यही मेरी तारा। राजकुमारी के जल से बाहर आते ही वस्त्र पहनकर वह फिर से अपने हाथों पर कालिख पोतने लगी थी कि तभी राजकुमार ने पुकारा, तारावती। अचानक अपने असली नाम की पुकार सुनकर वह चौंक पड़ी। तेजी से पीछे मुड़ी, बोली, कौन है? किसने पुकारा मुझे? तभी झाड़ियों से राजकुमार अभिमन्यु बाहर आया। वह बिना एक पल गंवाए सीधे तारा के पास गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। पहले तो तारा सकपका गई, पर जिस व्यक्ति को देखने को उसकी आत्मा तरसती थी, जब वह इतने समीप आ गया तो उसके सारे संकोच पिघल गए। वह भी पूरी आत्मा से उससे लिपट गई। न कोई शब्द, न कोई स्पष्टीकरण, बस एक सिसकती हुई खामोशी। काफी समय दोनों उसी अवस्था में खड़े रहे, एक दूसरे को थामे, जैसे समय वहीं थम गया हो। दोनों की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। दर्द, बिछड़न, प्रेम, पुनर्मिलन, सब कुछ एक साथ। बहुत देर बाद राजकुमार की टूटी आवाज गूंजी, मुझे शुरू से विश्वास था कि तुम ही हो, लेकिन तारा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किसी को कुछ नहीं बताया?
जब तुम जीवित थी तो मृत्यु का संदेश क्यों भेजा, और फिर इतनी यातनाएं झेलकर एक दासी की तरह जीवन क्यों बिताया? एक ही सांस में पूछे गए इन प्रश्नों का तारा के पास कोई उत्तर नहीं था। वह बस रोए जा रही थी, जैसे वर्षों से रुके हुए अश्रु आज राह पा गए हों। कुछ देर बाद दोनों तालाब के किनारे बैठ गए। राजकुमार की आंखों में वह प्रेम और सम्मान देखकर तारा ने निश्चय किया कि अब सत्य को और छिपाना अन्याय होगा। यही सही समय है। फिर उसने अपना समूचा जीवन, अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपने संघर्ष, सब कुछ बहते अश्रुओं के साथ अभिमन्यु के समक्ष खोलकर रख दिया। हर एक शब्द राजकुमार के हृदय में जैसे किसी तीर की तरह चुभता गया। जब उसने सब कुछ सुन लिया तो वह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही बात थी। उसने जिसे खो दिया था वह आज फिर उसके पास थी, और इस बार वह उसे कभी खोने नहीं देगा। भरी आंखों के साथ राजकुमारी ने अपने जीवन की हर पीड़ा, हर चोट और हर अपमान राजकुमार अभिमन्यु को कह सुनाया। जब राजकुमार ने यह सब सुना तो वह सन्न रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी कोमल और नाजुक सी राजकुमारी ने यह सब सह लिया। उसे उस स्त्री पर गर्व हो रहा था जो कभी उसकी जीवन संगिनी बनी थी, तारा, जिसने अपनी मर्यादा बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और वर्षों तक अंधेरे में एक साधारण दासी की तरह जीवन बिताया। राजकुमार की आंखों में दृढ़ता थी। उसने तारा का हाथ थामा और कहा, प्रिय, जो बीत गया उसे मैं बदल नहीं सकता, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। तुम वही सम्मान और प्रेम पाओगी जिसकी तुम सदा अधिकारी रही हो। मुझे तुम जैसी धर्मपत्नी पर गर्व है। राजकुमार तारा को साथ लेकर राजमहल लौट आता है। जब लोगों को सच्चाई का पता चला तो जो भी कभी तारा को अपमानित किया था, चाहे वह पहरेदार हो या महल के दरबारी, सब ने सिर झुकाकर क्षमा मांगी। जिनकी नजरों में पहले वह एक कुरूप दासी थी, आज वही स्त्री उन्हें राजमाता की तरह नजर आ रही थी। यहां तक कि राजा धर्मपाल ने भी गहरे पश्चाताप के साथ अपनी बहू से क्षमा मांगी। वह बोले, बेटी, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तुम्हारे ऊपर वो अन्याय किए जिनकी माफी नहीं है। राजकुमारी ने आंखें पोंछते हुए कहा, पिताजी, आप दोषी नहीं हैं। अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद वही करती जो आपने किया। इतना सुनते ही राजा धर्मपाल ने क्रोध में आकर सेनापति को आदेश दिया, सेना को तैयार करो, कल हम विलासनगर पर चढ़ाई करेंगे। ऐसे नीच राजा को दंड देना आवश्यक है। लेकिन तारा बीच में बोल उठी, नहीं पिताजी, युद्ध से पहले मुझे एक बार अपने पिता से मिलना है। काफी सोच विचार के बाद राजा धर्मपाल ने उन्हें जाने की अनुमति दी। राजकुमारी तारा अपने पति के साथ विलासनगर पहुंची। वहां एक सेवक ने बताया कि राजा मदनपाल जीवन और मृत्यु के बीच की कशमकश में हैं। वह किसी से बात नहीं करते, न ही किसी से मिलते हैं और हमेशा गुमसुम रहते हैं। जब तारा अपने पिता के कक्ष में पहुंची तो उसे देखते ही वृद्ध राजा उसके चरणों में गिर पड़े। वे रोते हुए बोले, बेटी, मुझे क्षमा कर दो। मैं एक असफल पिता रहा। तुम्हारे जाने के बाद मैंने हर दिन पश्चाताप में बिताया। शायद यही कारण है कि मृत्यु भी मुझसे दूर रही, ताकि मैं तुमसे क्षमा मांग सकूं। इतना कहते ही राजा ने अंतिम सांस ली। राजकुमारी तारा ने नम आंखों से अपने पिता का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया और फिर अपने पति के साथ लौट आई। महल लौटने के बाद दोनों ने फिर से विवाह किया और प्रेम व सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उसके बाद राजकुमारी तारावती के जीवन में कभी कोई दुख फिर लौट कर नहीं आया।